हाँ मित्रों, मेरा नाम राघव प्रकाश है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी पढ़ना पढ़ाना मेरा बहुत पुराना शौक है। पिछले 55 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। 1970 मैंने एमए किया, गोल्ड मेडलिस्ट आ गए। फिर लेक्चरशिप मिल गई। 1970 में पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद ये किताब लिखने की जिम्मेदारी आ गई। किताब लिखी 94 में, 31 साल पहले। फिर नौकरी से इस्तीफा ही दे दिया। मैं लेक्चर था दौसा में, गवर्नमेंट कॉलेज। 29 साल तक मैंने सेवा की गवर्नमेंट में। फिर वहां से इस्तीफा दे करके थोड़ा उनको नीचे गए, थोड़ी आवाज कम करें। तो फिर ये परिष्कार कोचिंग शुरू की। पीछे पड़ गए लड़के कि सर किताब अच्छी, पढ़ा भी दो आप। पढ़ाना शुरू किया। उसमें बहुत से लोग, सबसे पहले पुलिस सब इंस्पेक्टर ही निकला, बहुत 94 में सैकड़ों पुलिस सब इंस्पेक्टर उसी में बन गए। उस जमाने में हिंदी में पास मार्क्स आना मुश्किल था, तो काफी आते हैं। जिसके 36 नंबर आ गए वो सब इंस्पेक्टर। 36 में नहीं आते थे। हिंदी पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं था। उसके बाद फिर परिष्कार कोचिंग और फिर 2006-07 में परिष्कार कॉलेज शुरू किया। वो ज्यादा संतोषजनक काम है। 3 वर्ष तक बच्चे को अच्छी तरह से तैयारी कराते हैं। IAS इसका फाउंडेशन कोर्स वहीं चलता है 3 साल तक अच्छी तरह से। तो वो काम किया। अभी मैं ठीक ठाक हूँ, स्वास्थ्य मेरा ठीक है, मेरे बाल ठीक हैं, मेरे दांत सब ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भी। न कोई हार्ट, न कोई ब्लड प्रेशर, न कोई डायबिटीज, जो इस उम्र की बीमारियां होती हैं, कुछ नहीं। खूब काम करता हूं। और खासतौर से ये जो नई पीढ़ी आ रही है, कोरोना के कारण और मोबाइल के संस्कार की वजह से काफी मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाई ये पीढ़ी। इसके संकट को समझ करके मैंने पढ़ाने के तरीकों में बहुत परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि टीचर को तो विद्यार्थी के साथ होना पड़ता है। कल मेरी बात हो रही थी अजमेर में, कॉपी चेक हो रही है। पता लगा कि लोगों की भाषा बहुत खराब हो चुकी है। लिखना ही नहीं आता, स्पेलिंग नहीं है। बहुत छोटे में मोबाइल में जैसे आप टेक्स्ट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। भाषा खत्म हो गई है। IAS के लिखने में भाषा खत्म हो गई है। पिछले 6-7 वर्षों में कोरोना के बाद भाषा बहुत कमजोर हो गई, इसलिए लिखने की क्षमता नहीं। मुश्किल से बच्चे पास हो रहे हैं। ये संकट, उस संकट को ध्यान में रख करके मैं खास तौर से यहाँ की क्लास को डिजाइन किया। पहले मैं जितना समय लेता था पढ़ाने में, अब उससे लगभग 3 गुना समय लेता हूं। 3 गुना समय देना पड़ता है एक टॉपिक। ये हो गया, लेकिन देना पड़ेगा। 4 गुना है तो 4 गुना भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें विद्यार्थी के साथ चलना है। और ये मेरा व्यक्तिगत ध्येय है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर आया है उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा संख्या में बिठाकर किस्से कहानियां सुनाकर बच्चों को बेवकूफी करके ये शैक्षिक पाप नहीं कर सकते। नो, ये तो बहुत ईमानदारी का काम पढ़ाना। इसलिए उसी ईमानदारी के साथ किताब भी बराबर शोधन करता रहता हूँ, उसको फिर से मांझता रहता हूँ और पढ़ाता भी रहता हूँ। ये मेरा परिचय है आपको संक्षेप में।
और मित्रों, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मैं मेरे अपने धर्म निभाने की जिद है मुझ में, और उससे सफलताएं मिली हैं। ये प्रताप एक उदाहरण है कि ये सफल नहीं हो पाया, फिर भी दोबारा लौट के आया है। तो ये मजबूती देता है कि नहीं, आप अपने रास्ते को छोड़िए मत, हम आपके रास्ते के साथ फिर से खड़े हैं। ये एक बड़ी बात है। तो इस काम को अच्छी तरह से करते हैं। देखो, एक तो मेरी किताब, आपके पास दो किताबें होनी चाहिए। किस किस के पास है किताब मेरी? एक व्याकरण वाली किताब, ओके। उसी किताब के साथ एक किताब और निकाली मैंने पिछले 2 साल पहले, और वो हर चैप्टर का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसे संधि के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, संधि के भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप, इस तरह की संधि के, इस सर्वनाम पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विशेषण पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप किताब को पढ़ें, मेरे से यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, घर जाकर के उस किताब को पढ़ें, और पढ़ने के बाद में वो जो वस्तुनिष्ठ वाली किताब है, जिसमें कि लेटेस्ट और दूसरी परीक्षाओं के प्रश्न भी शामिल है, अभी जेलर वाला नहीं है, जेलर वाले तो मैं यही करवा दूंगा, तो वो उन प्रश्नों से गुजर जाए। वो किताब उस समय नहीं थी, अब बाद में वो लिखी गई है, इसलिए वो आपके लिए बहुत एक्सरसाइज बुक है, किताब समझने के लिए। और वो परीक्षा देकर के आपके दिमाग में वो बात बैठी कि नहीं, कहाँ आप स्लिप कर जाते हैं, कहाँ आप गैप हो जाता है, उसको आपको बताने के लिए वो किताब, उसमें नीचे व्याख्याएं भी दे रखी, जैसा होता है कि इसमें ये प्रश्न क्यों गलत है, ये क्यों प्रश्न सही है, तो आपको तुरंत वहां पर वो भी है। तो आप उस दूसरी किताब को भी अपने पास रखिए, उसका सदुपयोग कीजिए, बस, और ज्यादा फिर की जरूरत नहीं है। तो 2 किताबों में एक किताब तो आपके पास है, दूसरी को भी आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर उन किताबों से कनेक्ट करने का काम करूंगा। मैं टीचर हूं, मैं किताब नहीं। टीचर होता है, किताब किताब होती है, और टेस्ट सीरीज होती है, और कंपटीशन के लिए तीनों चाहिए। टीचर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप किताब को आप आसानी से पढ़ सकते हो, और उसमें एग्जाम्पल्स ज्यादा है। तो कंपटीशन के लिए ज्यादा एग्जाम्पल से वास्ता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एग्जाम्पल से ज्यादा वास्ता हो, और फिर अपने दिमाग को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी तैयारी होगी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ की तरफ से जो टेस्ट कराएंगे वो तो कराएंगे, हम करेंगे, लेकिन हम लोग अच्छी कोशिश करेंगे कि ये भी हो, जीके वगैरह हमारे यहाँ, वो भी जीके भी अच्छा हो। ये जो मसला है संधि का, ये व्याकरण का पहला चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से मेरे सारे चैप्टर आपके दिमाग को इंटेलिजेंट बनाने की प्रक्रियाएं हैं। किसी कंटेंट को पढ़ करके नौकरी नहीं लगती। क्या आपको याद हो गया अब नौकरी मिल जाएगी? नो। पेपर ऐसे ऐसे आते हैं कि उसमें जो ही घुमाव आया और आप उलझ जाएंगे। उस उलझाव से सुलझने के लिए आपके पास एक इंटेलिजेंट दिमाग चाहिए, और टीचर की कोशिश होनी चाहिए कि वो हर चैप्टर के माध्यम से, हर चैप्टर को माध्यम बनाते हुए स्टूडेंट का दिमाग को इंटेलिजेंट बनाए, उसको एनालिटिकल बनाए, उसको इतना विचारशील बनाए। क्योंकि ये जो परीक्षा नौकरी है, ये नौकरी मूलतः रिजेक्शन और सिलेक्शन की है। आपको 3 विकल्पों को रिजेक्ट करना है और एक को सेलेक्ट करना है। कई बार सेलेक्ट करने के लिए आपको जानकारी नहीं है, लेकिन रिजेक्ट करने की जानकारी है। तू तो इसलिए गलत है, तू इसलिए गलत है, तू इसलिए गलत है। ये सही है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 3 तो गलत है।
तो भी आपका बेड़ा पार है। लेकिन 3 को गलत साबित करने के लिए आपके पास में विश्लेषणात्मक दिमाग चाहिए। और अगर आपके पास ये दिमाग है कि ये तू सही है और ये तू इसलिए सही है, तो फिर 3 की जरूरत नहीं है। आप कन्विंस है कि ये विकल्प सही है और ये इसलिए सही है और यही सही है, और 3 गलत है या नहीं है, होंगे, ये तो सही है, तो भी नौकरी पक्की है। तो 3 को रिजेक्शन करना और सही को सिलेक्शन करना, ये नौकरी की प्रक्रिया है। इसके लिए विश्लेषणात्मक दिमाग चाहिए, विश्लेषण करने वाला। जो प्रताप कह रहे थे कि विशेषण संज्ञा, ये कौन सी संज्ञा है, ये क्यों है, ये विशेषण क्यों है, ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है, तो वहां पेपर क्या आएगा मुझे थोड़ी मालूम है। लेकिन पेपर कोई भी आए, दिमाग है मेरे पास, आ जाए दीजिए। यही तो व्याकरण के नियम है। नियम सबको मुझे मालूम है, उदाहरणों का नहीं मालूम। फिर उदाहरण कोई भी आ जाए, नियम मालूम है ना। और नियम के लिए विश्लेषणात्मक दिमाग चाहिए। ये नियम और इसकी ये एप्लीकेशन, आपको नियम की एप्लीकेशन करनी है वहां पर। वो प्रश्न शब्द कोई भी आ जाए, वो किताब में से भी आ सकता है, और किताब का सब कुछ पढ़ा हुआ याद थोड़े रहता है। इसलिए आप सब लोग अपने इस दिमाग को विश्लेषणात्मक ढंग से सोचने वाला बनाने के लिए संकल्पित हो जाइए। आज रटना नहीं, मुझे समझदार बनना है। क्या, कहां, कब, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों, कैसे, क्या, कब, कहां के लिए मेमोरी चाहिए। ये क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, ये सब जीके की कहानियां हैं। वहां क्या, कब, कहां ज्यादा आता है, मेमोरी बेस्ड। लेकिन ये व्याकरण है, यहां पर भी कुछ पर्यायवाची विलोम शब्द है, उनमें थोड़ा रटना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर जो व्याकरण का हिस्सा है, ज्यादातर वो तो समझने वाला है। उसमें संज्ञा है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, सब कॉन्सेप्ट्स हैं। सब पर 4-4, 5-5 प्रश्न है, सब पर। किसी पे 6 भी है, किसी पे 7 भी है, हर कॉन्सेप्ट पर। तो अगर आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ गए, तो 15, 17, 18 कॉन्सेप्ट है, तो 60, 75, 80 प्रश्नों पर आपका बिल्कुल अधिकार हो गया। फिर बाकी और जितने भी हैं अतिरिक्त याद करने के, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक एक शब्द है, अंग्रेजी से हिंदी की शब्दावली है, वो किसी की पूरी होना जरूरी नहीं है। वो बहुत इतनी मोटी किताब हो, अगर आप बहुत विद्वान हैं तो हो जाएगा, वरना तो उसमें 1-2 गलतियां होंगी तो होंगी, सतर्कता से करने की जरूरत है। लेकिन बाकी और एरिया बहुत है, उस एरिया को आप लोग कीजिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से आपने पढ़ा है, आपकी शिक्षा पद्धति में 2 प्रॉब्लम रही। एक तो 10, 12 तक भी और BA में जो भी करते हैं, उसमें ज्यादातर किताब में पढ़ा, उसको याद करो, लिख के आ जाओ। ये सब मेमोरी बेस्ड है। हमारी ज्यादातर परीक्षाएं मेमोरी बेस्ड। वो मेमोरी बेस्ड यहां हिंदी में बहुत कम काम आएगी। यह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मामला है। और दूसरा, बहुत सी जगह का आपका कोचिंग का जो अनुभव रहा होगा, जिसमें रजिस्टर खूब लिखाए जाते हैं, खूब पन्ने भरवाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, फीचर्स में ही नहीं है, तो बच्चों में कहां से करेंगे। समाचार में करेंगे, समाचार में जब संधि नहीं है वहां पर,
तो आपको खुद को ही पता नहीं है, आपको उपसर्ग का ही पता नहीं है कि उसमें दो उपसर्ग भरे पड़े हैं और उसमें कोई संधि नहीं है, फिर भी वहां संधि विच्छेद करा रहे हो। तो जब टीचर के खुद के ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की दिशा में वो ऐसा दुस्साहस करेगा ही नहीं, ये पंगा ही मोल नहीं लेगा। वो तो केवल लिखवाएगा, केवल रजिस्टर भरवाएगा, केवल रटवाएगा, बस। और उससे परीक्षा पास नहीं हो सकती, निश्चित नहीं हो सकती। इसलिए परीक्षा जो पास होगी वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी से होगी, जिसलिए आप लोग इस मानसिकता को, आपकी जो आदतें हैं, अगर यहाँ बहुत ज्यादा नोट्स लेने की, भरने की, वो यहाँ नहीं। यहाँ तो बस बोर्ड के माध्यम से इसको मैं माध्यम बनाऊंगा और माध्यम बना करके आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपके दिमाग को विश्लेषणात्मक बनाने की कोशिश करूंगा। और आप ये महसूस करेंगे कि आपका लॉजिकल लेवल क्रमशः ऊंचा होता जा रहा है और उसका फायदा केवल हिंदी में ही नहीं होगा, ओवरऑल आपके दिमाग में वो विश्लेषणात्मकता, वो लॉजिकल एप्टीट्यूड वो आपका डेवलप होगा। तो ये एक पद्धति, एक तरीका है जिससे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और एक महावीर है लड़का, वो तो 100 में से उसने 98 प्रश्न सही किए हिंदी के, 100 में से 98। अब सोचिए, और विज्ञान का लड़का, बीएससी का लड़का, वही उसका वास्तव हिंदी से कम था, लेकिन उसने 100 में से 98 पूरा किया। उसका परिष्कार वर्ड पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसका देखिएगा, 100 में से 98 प्रश्न सिलेक्शन हुआ उसका। तो आप अपने खुद के साथ हो जाइए, अपने दिमाग को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कीजिए। ये माध्यम होंगे, इसलिए सारे टॉपिक्स मेरे माध्यम है और उनके माध्यम से जितना नियम है उसको जानना वो तो जानेंगे। अब सवाल तो है कि संधि, आज तो यहीं पर मैं बात करूंगा। थोड़ा परिचय हुआ पहले दिन, कल से हम लोग बाकायदा संधि पर काम करेंगे। हम क्या है, जल्दी जल्दी बोलते हैं। ये शब्द है जो अनेक स्वर व्यंजन विसर्ग से बना हुआ है, ये शब्द पास पास आता है और पास पास आने पर इस पहले शब्द की ध्वनि वो स्वर भी हो सकती है, वो व्यंजन भी हो सकती है और वो विसर्ग भी हो सकती है। ईश्वर है, जैसे आस्वर है, ये व्यंजन है। व्यंजन के जहां शुद्ध व्यंजन होगा देवनागरी लिपि में, उसके हल लगेगा, इसलिए जितनी भी व्यंजन संधि होगी उसके अंत में यह हल लगा हुआ आएगा। तो शठ, सत, ये देखिए, ये सब व्यंजन है। तो व्यंजन आ सकता है यहां। और एक संस्कृत की स्वर और व्यंजन से, दोनों स्वर और व्यंजन दोनों से अलग एक ध्वनि और थी, वो थी विसर्ग, और 2 बिंदी के रूप में लिखी जाती थी। मन है, बही, अतः, तो इधर स्वर भी आ सकता है, ये आ गया, व्यंजन भी आ सकता है, ये आ गया, और विसर्ग भी आ सकता है, ये आ गया। और इधर यहां या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। विसर्ग शब्द के शुरू में कभी नहीं आता, वो शब्द के अंत में ही आता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाए, पास पास आ जाए,
और अगर इनमें कोई परिवर्तन हो जाए वो संधि है, और अगर परिवर्तन नहीं हो, अलग अलग स्वभाव होते हैं ध्वनियों के, कभी तो बदलते हैं कभी नहीं बदलते, दोनों ऐसे कैसे ही रहते हैं, तो फिर वो संयोग है। देखो, रक्त खून को कहते हैं, खून का रंग लाल होता है, इसलिए रक्त का एक अर्थ क्या है? लाल। यहां पर रक्तदान है, रक्तदान होता है, इसमें दो शब्द मिल गए, एक रक्त और एक दान, और इनमें कोई अंतर नहीं आया। रक्त रक्त और दान दान है। कितना ही जल्दी बोलो रक्तदान रक्तदान रक्तदान, यही बोलेंगे। ये संयोग है। योग हो गया, इसमें सम उपसर्ग है, दो शब्दों के बीच में जुड़ा हो गया, दोनों आपस में ऐसे आके मिल गए। अब ये ऐसी कैसी, ये ऐसी कैसी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये संयोग है। और यहां पर देखो, ये था रक्त लाल और ये था उत्पल। उत्पल कमल को कहते हैं, कमल का पर्यायवाची है। और यहां पर था ए और यहां पर था ऊ, और एरू बन के ओ हो गया, परिवर्तन हो गया सब। ए नहीं रहा, ऊ नहीं रहा, और एरू ओ हो गया, ये हो गई संधि। इसका मतलब दो शब्दों के पास पास आने पर ज्यादातर तो संयोग ही रहता है, ज्यादातर परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर परिवर्तन हो जाता है। तो संस्कृत भाषा में ऐसे परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन कभी स्वर में हो गया, कभी व्यंजन में हो गया, और कभी विसर्ग में हो गया। इसलिए तीन प्रकार की संधि हो गई। स्वर में हो गया तो स्वर संधि, व्यंजन में हो गया तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में हो गया तो विसर्ग संधि। बस उसका अध्ययन ये संधि है। तो देखो, भाषा में पास पास आने पर अगर परिवर्तन हो जाए तो वह है संधि, और परिवर्तन नहीं हो तो वह है संयोग। अब संयोग और संधि के आधार पर यह प्रश्न पूछ लेते हैं, चार शब्द आ गए, किस शब्द में संधि नहीं है? और वहां आ गया समाचार। ये जो प्रताप कह रहे थे, ये है सम, आ और चार, और मैं और आ मिलकर के मां बन गया, काय की संधि। मैं का मैं है, आ का आ है, मात्रा बन गई। मात्रा बोल रहा, आ बोल रहे हो, आ का ऐसी मात्रा के रूप में लिख देना, ये कोई बोलने का परिवर्तन थोड़ी है, ध्वनि का परिवर्तन थोड़ी है, तो लिपि का परिवर्तन है। तो समाचार में कोई संधि नहीं है, सम आचार, मैं और आ मां, मां में मैं भी है और आ भी। तो उस व्यंजन को पहचानना, उस स्वर को पहचानना, और फिर देखना कि इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इस बारीकी का नाम है संधि को समझना। तो चार शब्द आ जाएंगे और उसमें एक समाचार आ जाएगा। तीन में तो परिवर्तन हुआ, समाचार में नहीं हुआ। प्रश्न आ गया, किस शब्द में संधि नहीं है? समाचार में संधि नहीं है। तो जब तक संयोग और संधि के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक इस प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे, किस शब्द में संधि है और किस शब्द में संधि नहीं है? और ये प्रश्न एक तो आएगा ही। पहली बात तो संधि है नहीं है, और संधि है तो कौन सी है? पहले तो संधि है या नहीं है, और है तो फिर कौन सी है? तो 7 संधियां हैं, 5 स्वर की, एक व्यंजन और एक विसर्ग। ये 7 संधियां हमको समझनी पड़ेगी।
बस इस तरह से हम लोग संधि को शुरू करें। मैं आज आपसे इतनी बात समाप्त करता हूं और कल से हम लोग, कल 8 बजे मिलेंगे हम लोग